नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं आपदाग्रस्त इलाके का दौरा कर वापस देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जीटीसी हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। सरकार के साथ ही सभी मंत्री, विधायक सहित संगठन के पदाधिकारी भी आपदा प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच जाकर मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। धीरे सामान्य हो रही है। राहत कार्य तेज़ी से चलाए जा रहे हैं और हम लोगों की पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है सारे कामों को देख रही है। मैं स्वयं जा रहा हूँ, सभी मंत्रीगण जा रहे हैं, हमारे सब विधायकगण जा रहे हैं, संगठन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी समेत पूरी टीम लगी हुई है। जहाँ उससे पहले हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हुए गौला पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ आपदा मंत्री धन सिंह रावत, जनपद के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद और एनएचआई के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने अधिकारियों से गौला पुल के निर्माण को लेकर बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हल्के वाहनों के आवागमन को लेकर जल्द खोलना बेहद जरूरी है। गोला का पुल हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और पूरे आवागमन के लिए बहुत लंबे क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। ये एक प्रमुख पुल है और जिस दिन से भी ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है उसी दिन से हमारा प्रयास है कि ये पुल जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। और कल की बैठक में भी हमने इस पर बहुत जोर दिया है, इसलिए सारे नियमों को भी हमने शिथिल किया है। और आज भी हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि जल्द से जल्द ये पुल आम जनता के लिए, आवागमन के लिए बन जाए। उसके लिए जो भी ज़रूरी इंतजाम है वो ज़रूरी इंतजाम करने को कहा है। इसका काम युद्ध स्तर पर होगा और बहुत जल्दी से चालू हो जाएगा। लगातार हवाई दौरे करे जा रहे हैं और स्थलीय दौरे आपके द्वारा किए जा रहे हैं। आपदा का क्या आकलन लगाया जा रहा है अभी तक का? देखिए, आपदा में बहुत नुकसान हुआ है, उसके बावजूद भी हमारा प्रयास है, हमारी पूरी सरकार, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, संगठन के लोग, सारे लोग इस समय सेवा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों को संबोधित मन की बात को सुना और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वामी यतीश्वरानंद और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उत्तराखंड में 100% कोविड टीकाकरण की प्रथम डोज लगाने पर उत्तराखंड सरकार की सराहना की। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने बागेश्वर जनपद की हेल्थ वर्कर पूनम नौटियाल से बात भी की। पूनम नौटियाल ने कहा कि हमने अपने क्षेत्र में लोगों के कोविड टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूनम नौटियाल के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों का टीकाकरण किया है। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हुई तबाही का जायजा लेने पहुंचे उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि मौसम विभाग द्वारा पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। अगर आपदा प्रबंधन मंत्रालय सुस्त न होता तो भारी तबाही को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पीड़ितों को जो 3,800 रुपए की राहत राशि दी जा रही है वो नुकसान के आगे नाकाफी है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर प्रभावित हुए लोगों के हक की बात रखेंगे। और इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी स्थिति का जायजा भी लिया। देवी आपदा के परिप्रेक्ष्य में मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाया था कि ये आपदा 2013 जैसी भी हो सकती है, इसलिए रेड अलर्ट और जब रेड अलर्ट होता है सरकार हरकत में आती है। देवी आपदा प्रबंधन 4 करने का काम, लेकिन ये सरकार के काम पर जो है अलर्ट का कोई असर नहीं हुआ, जू तक नहीं हुआ। उसका खामियाजा आज जिस तरीके से जनधन की हानि हुई है उसकी भरपाई बड़ा असंभव सी बात है। और इन विषम परिस्थितियों में हम समझते थे कि सरकार राज्य को कोई पैकेज देगी, लेकिन किसी पैकेज की कोई घोषणा नहीं हुई। देश के गृह मंत्री आते हैं, हेलीकॉप्टर से जायजा लेते हैं और जायजा लेकर के चले जाते हैं। कोई उन्होंने नहीं कहा कि हमने 1,000 का मौका दें, 2,000 कोई बात नहीं। सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाने का एक सिस्टम होता है, ये मतलब राहत होती है ताकि खाने वाने की सामग्री पूरी हो जाए। ये नुकसान की भरपाई नहीं होती है।
तो हमारा अनुरोध है और हमें अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है कि सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे और उत्तराखंड की जनता को अधिक से अधिक ऊर्जा दिलवाएंगे जितना जिसका नुकसान हुआ, क्योंकि 3800 से जो दिव्यांग होने के साथ साथ पैरा खिलाड़ी के रूप में राज्य का नाम रोशन करने वाली नीरजा गोयल ने अपने चैरिटेबल ट्रस्ट की दूसरी वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे। उन्होंने नीरजा गोयल के जज्बे को सलाम करते हुए उनके ट्रस्ट को अपने कोष के 1 लाख देने की घोषणा भी की है। सम्मान मिलने पर तमाम समाजसेवियों ने नीरजा गोयल का आभार व्यक्त किया है और सम्मान पाकर समाजसेवी खुश और गदगद भी नजर आए। चैरिटेबल ट्रस्ट जो आज अपनी दूसरी स्थापना दिवस मना रहा है और इसकी संस्थापिका नीरजा गोयल जो दिव्यांग होने के साथ साथ समाज में अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं, चाहे इस कोरोना काल में लोगों की मदद करने की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स में कोई कीर्तिमान स्थापित करने की बात हो, नीरजा बहुत अच्छा काम कर रही है। और आज उनकी संस्था के दूसरे स्थापना दिवस पे जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए उनको यहाँ सम्मानित करने का भी काम किया, यानी कि स्थापना दिवस पे भी उन्होंने एक नया आयाम जोड़ा। तो मैं उनको भी बहुत साधुवाद दे रहा हूँ और जिन लोगों को यहाँ पुरस्कृत किया गया उनको मैं बहुत बधाई शुभकामनाएँ दे रहा हूँ। सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पे हर कोई सक्षम होते हुए भी इतना कुछ नहीं कर पाता है जो इस स्थिति में नीरजा दी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो संस्थापिका हैं नीरजा गोयल, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आज बड़ा शुभ दिन है कि सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का, तो उसी की सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं उन्होंने और साथ ही साथ सबको सम्मान किया है। यह हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। अल्मोड़ा शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत को लेकर गुस्साई जनता ने लोअर मॉल नेशनल हाईवे रोड खोल्टा में चक्का जाम कर जल संस्थान विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जल संस्थान विभाग पानी तो दे नहीं रहा बल्कि उनके ऊपर बिना पानी के बिल थोप रहा है, जिससे गुस्साए लोगों ने आज मजबूर होकर उन्हें चक्का जाम करना पड़ा। और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पानी की समस्या 6 महीने से हम लोग परेशान हो रहे हैं पानी की वजह से। ना कोई सुविधा है यहाँ पर, कोई कहाँ से लाएंगे, हम पीने के लिए भी कहाँ से लाएंगे। हमारे टैंकियाँ हमारे खाली हो चुके हैं, पानी नहीं होने से परेशानी पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहाँ से होगा काम, कहाँ से हम खाना बनाएंगे, कहाँ से हम कपड़े धोएंगे, कहाँ से हम नहाएंगे धोएंगे, कहाँ से हम सफाई करेंगे, खाना किससे बनाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है। और लाने वाला कौन है हमारे वो घर में? 50 फोन करे तो कभी इधर को टालते हैं, कोई कहते हैं उधर को फोन मिला, कोई बोलता है गई को पलम्बरों को फोन करो, बोलते हैं हमको परेशान मत करो बार बार पानी की वजह से, तुम्हारे वहाँ कैसे नहीं आ रहा पानी। हाँ, और ये तो कोई कंप्लेंट नहीं आ रही यहाँ पर, बोलते हैं 6 महीने से पानी नहीं है, बिल हम भरे जा रहे हैं वहाँ पर, बोलते हैं बिल नहीं भरोगे तो तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा। पानी नहीं आया, मई से पानी नहीं आया हमारे वहाँ। हम लोग परेशान हैं, इतनी परेशानी हो रही है हम लोगों, ना हमारे पास हाथ है ना पाँव है, और बिल हम पूरा दे रहे हैं। किसी के घर में पानी बह रहा है, किसी के घर में पानी का बूंद नहीं आ रहा, और पानी दे और हमको हर घर में मीटर लगाए पानी का। जो कम खर्च करे उसका भी कम बिल आए, जो ज्यादा खर्च करे उसका भी ज्यादा खर्च आए। और हमको इतना दुखी हो गए, मई से कितने महीने हो गए पानी नहीं आया। कभी किसी को फोन करो, यही से करो, किसी का जर्नी वहाँ करो, वो करा इधर करो, वो करा इधर, हमको लटका रखा है। हम उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते, हमको इतने दुखी हो रहे हैं, इतना परेशान है हम पानी से, मतलब पूछो मत। हाथ नहीं लग रहे, पाँव लग रहे, हम रोड में बैठे हैं यहाँ पानी के चक्कर में, नहीं तो अपने घर में बैठते। बिल दे रहे हैं हमको फ्री में, हमको पानी नहीं दे रहे वो लोग ना, पानी और मीटर भी लगना चाहिए। और हर घर में पानी, 4 घर में पानी आ रहा है, एक घर में पानी नहीं आ रहा। एक घर में क्या क्या दुश्मनी है उनकी, हमको पानी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए उन्होंने। और सब घरों में पानी बह रहा है, इतना पानी बह रहा है, नाले से पार हो रहा है, और नल टूटे उनको कोई ठीक नहीं करा रहा। हम क्या करें, हम 6 महीने से हम पानी से दुखी हो रहे हैं, हमारे टैंकियाँ सूखी हैं ऊपर पानी से। 18-19 की भारी बरसात के कारण लाइनें जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये खोल्टा वाली लाइन पे भी अभी काम चल रहा है, शायद आज रात तक इसको दूर कर लिया जाएगा, कल से सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। अरे हाँ, पानी 6 महीने से पानी नहीं आया है, और हमने जेई को फोन किया, वो कह रहा है एडम्स में फोन करो, एई को, एई कह रहे हैं बड़े अफसर को फोन करो। ऐसे ऐसे हमको टालते जा रहे हैं। क्या हम इतने बेवकूफ़ हैं क्या जो हमको टालते जाएंगे? हम तो इनको बिल दे रहे हैं, कोई फ्री में पानी नहीं ले रहे हैं, हर महीने का बिल दे रहे हैं। 850 रुपया बिल हो गया है।
तो हमारी परेशानी नहीं देखी जा रही है इनसे। कितने बार हम फोन करेंगे? झूठ में झूठ बोलते जा रहे हैं। जेई ने कहा कि लाइनमैन से बात करो, लाइनमैन कह रहा है जेई से बात करो, और जेई फिर कह रहे हैं ऊपर मेहरा जी से बात करो, फिर कह रहे हैं खाती जी से बात करो। एक आदमी बेवकूफ बना रहे हैं, एक आदमी कितने लोगों को। और बाजपुर नगर पालिका के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर बारिश से किसी नगर पालिका क्षेत्र के 3.5 करोड़ रुपए की सड़कों और नालियों के क्षतिग्रस्त होने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से आपदा पीड़ितों को मुआवजा दिया जाने की भी मांग की है। बता दें कि 3 दिन की बारिश से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र के लोगों का भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं बारिश से बाजपुर नगर पालिका को भी भारी नुकसान हुआ है। और इसी के चलते बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारी बारिश से नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों की सड़कें, नालियां और सड़कों की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 3.5 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जा चुकी है। और इसके साथ ही पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने प्रदेश सरकार से लोगों के घरों, दुकानों और किसानों के हुए नुकसान का जल्द मुआवजा देने की मांग भी की है। आपदा से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में हमने आकलन करवाया है। लगभग 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान शहरी क्षेत्र में सड़कों को, नालों को हुआ है। कहीं नाले बह गए हैं, नालियाँ बह गई हैं, कहीं सड़कों की दीवारें गिर गई हैं। जो पुरानी सड़कें थी हमारी जर्जर हालत में आ गई हैं, तो इसका आकलन कराया गया है। तो 3.5 करोड़ रुपए का आकलन बना के हमने शासन को भेजा है। शासन से इसकी मांगा गया था कि कितना है आपके यहाँ नुकसान, तो उसका आकलन शासन को भेज दिया गया है। और उम्मीद करते हैं कि शासन से ये पैसा मिलेगा। और हम शासन से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, बाजपुर में हमारे व्यापारी बंधुओं की दुकानों में पानी आया, घरों में पानी आया लोगों का, उन्हें उचित मुआवजा, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा उन लोगों को दिया जाए, ताकि सामने त्यौहार है, दीपावली है, और लोगों को इस समय जो है बाढ़ का दंश झेलना पड़ रहा है, उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उत्तराखंड के देहरादून में डिप्लोमा फार्मासिस्ट पिछले 67 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें 4 लोग पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर चले गए हैं। और करवा चौथ के दिन भी महिलाओं का दिन धरना स्थल पर ही गुजर रहा गया। और इसी को लेकर धरना स्थल पर पहुंचे एएनबी न्यूज के संवाददाता हरीश खनेरा ने आंदोलनकारी महिलाओं से खास बातचीत की। पिछले 67 दिनों से डिप्लोमा फार्मासिस्ट अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज करवा चौथ का दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के कुछ वैसी महिलाएं हैं जो आमरण अनशन पर बैठी हैं। क्या कुछ मांगे हैं उनकी और किस तरह से सरकार से नाराजगी है, आइए उनसे ही बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोनल है। सोनल जी, किस तरह की मांगों को लेकर आप आमरण अनशन पर बैठे हैं? सर, हम आमरण अनशन पर बहुत मजबूरी में बैठे हैं। पिछले 67 दिनों से हमारा धरना चल रहा था। सरकार ने हमारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया यहाँ पे आके या फिर कहीं पे भी, है ना। और अभी जो हमारी मांगे हैं वो सिर्फ बहुत जायज़ मांगे हैं। उसमें जो क्योंकि मेन मांगे हैं वो ये है कि 536 जो मृत पद कर चुकी है सरकार, उनको जल्दी जल्दी सृजित करे और हमें नियुक्ति दे तुरंत। करवा चौथ है, आज आप घर न हो करके यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या लग रहा है आपको? सर, बहुत बुरा लग रहा है। पिछले मतलब इतने सालों में कभी भी हम अपने परिवार से अलग नहीं रहे हैं, खास करके ऐसे त्योहारों में जो कि पारिवारिक त्योहार होते हैं। और बाकी ये तो सरकार की नाकामी है कि हमें यहाँ पे बिठा रखा है उन्होंने पिछले 67 दिनों से, और 4 दिनों से हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। इसकी छोटी बच्ची है, क्या हो रहा है यहाँ पे? किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। सरकार का कोई भी एक भी प्रतिनिधि यहाँ पर हमारा हालचाल पूछना तो दूर, ये भी नहीं देखने आया कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। करवा चौथ का दिन है, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं सर। बच्चे का फ़ोन आ रहा है, हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, कैसे हो, क्या करोगे, किस तरह से करोगे? मैंने कहा ठीक है सरकार, अगर मनाओगे आज करवा? सर वही ना, सरकार ने मजबूर कर दिया, यहीं से वीडियो कॉल करके करेंगे, वीडियो कॉल से ही करेंगे। फौजी, आज हम फौजियों की एज अ फौजी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये समझेंगे कि हम लोग एज अ फौजी यहाँ पे बैठे हैं और सरकार को तो दिखाएंगे। अब आगे दिखाएंगे। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या नाम है मैडम? मेरा नाम मधु है। और किस तरह की मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज कितना दिन हो गया आपके यहाँ पे?
आज हमें 66 डेज हो चुके हैं और सबकी यही मांगे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, क्योंकि इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं और अब इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं हम लोग आगे, और ना ही उम्मीद बचेगी। अगर इस बार कुछ हो सकता है तो इस बार हो जाएगा, आगे से तो हमारे पास मतलब खुद से ही उम्र त्योहार का सीजन है, ऐसे में आप लोगों को घर पे होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, तो अब ये सब इसके जिम्मेदार तो सरकार ही है कि वो हमें इस टाइम पे भी हमारे ऊपर दया नहीं दिखा रही है। इतना करते हैं कि बेटियों के लिए हम ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण है, लेकिन उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है जब हमारे पास ये सब कुछ आज इस मौके पर भी मतलब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सरकार ये सब मतलब जो फेक अपनी वो दिखाते हैं, मतलब स्लोगन्स चलाते हैं और इतना कुछ दिखाते हैं कि हम महिलाओं के लिए इतने जागरूक हैं, हम महिलाओं को ये सब फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर उन्हें अब तक ये नहीं दिख रहा है कि इतने दिनों से एक महिला यहाँ पे एक 2 साल के बच्चे के साथ बैठी हुई है, तो वो मतलब सब ना उन्हें अपने बच्चों पे दया आती होगी, ना उन्हें हमारे ऊपर दया आ रही है। उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी दिखावा दिखा रहे हैं, मतलब कि हम लोग इतने अच्छे हैं, लेकिन वो सब तो हम देख रहे हैं जो फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ डिप्लोमा फार्मासिस्ट जिनका सीधे तौर पर नाराज़गी सरकार से थी कि आज करवा चौथ का दिन है। महिलाओं का नाराज़गी इस बात से भी है कि आज के दिन उनके शुद्ध देने के लिए सरकार के किसी नुमाइंदों को यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन आज त्यौहार पे भी वो अपने घर नहीं जा पा रही थी। पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठी महिलाएं काफ़ी नाराज़गी उनकी सरकार की तरफ से देखी जा रही। अपने सहयोगी रमन जायसवाल के साथ हरीश खन्ना, एनबी न्यूज़, देहरादून। सिडकुल हरिद्वार के आरएम पद पर गिरधर रावत ने कमान अब संभाल ली है। सिडकुल हरिद्वार आरएम पद पर गणपत सिंह रावत के स्थान पर अब गिरधर रावत ने कमान संभालते हुए कहा कि सिडकुल हरिद्वार में इस पद की गरिमा का देखते हुए सभी कार्यों को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिडकुल हरिद्वार में रोजगार को लेकर भी नए विकल्पों की तलाश की जाएगी और साथ ही औद्योगिक इकाइयों के संबंध में भी सिडकुल हरिद्वार को और ऊंचाइयों पर ले जाकर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सिडकुल हरिद्वार में पहला दिन है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जिसका पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निर्वहन किया जाएगा। सिडकुल हरिद्वार तो बहुत एक मतलब कहता रेपुटेटेड इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो कुछ भी इनकी समस्याएं होंगी उसका निदान करेंगे एंड जो भी समस्या आएंगी फिर उसमें देखेंगे। एक बार मैं विजिट करूँगा, आज तो मेरा पहला दिन ही यहाँ पे, और उसमें मैं एक बार विजिट करूँगा, साइट विजिट, फिर देखूँगा कहाँ पर क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। भारतीय संस्कृति में पति की लंबी उम्र के लिए उनकी पत्नियों के द्वारा सदियों से रखे जाने वाले निर्जल करवा चौथ के व्रत को लेकर हल्द्वानी में भी महिलाओं में उत्साह देखने को मिला। जहां एक और महिलाओं के द्वारा इस पावन व्रत के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया गया, तो वहीं सभी पत्नियां चांद को देखने के बाद अपने पति को देख व्रत खोलने का इंतजार करते दिखाई दी। वहीं पत्नियों का कहना रहा कि करवा चौथ का व्रत वो पूरी श्रद्धा से अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। पत्नियों ने साल में एक बार रखे जाने वाले इस व्रत को अति महत्वपूर्ण बताया और पूजा के दौरान अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी की। आज मेरा पहला करवा चौथ है, इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मॉर्निंग में जो मम्मी ने सरगी दी थी 5 बजे बोली, उसके बाद 9 बजे गणेश जी की पूजा करके दिन भर फास्ट रखा। अभी 4 बजे कथा हुई जिसमें पूरा श्रृंगार गौरजा माता को उसका सुहाग का सामान दिया अर्पित। मंदिर की साफ सफाई ना स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करके पूजा की सारी सामग्री लेके हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस व्रत को आरंभ करते हैं। फिर अभी 4 बजे हमने गौरजा माता की पूजा शुरू करी। उनको ये सिंदूर और सुरमा चढ़ाया, दिया जलाया। दिया जलाने के बाद हमने पूजा करी। उसके बाद हमने दिए का विसर्जन किया अपने पति की लंबी। बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने घर कुटुंब की सुख शांति। आज क्या विशेष पूजा आप लोग करते हैं, कैसे करते हैं? सब महिलाएं इकट्ठा होती हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहता है? सुबह ही पहले सरगी लेते हैं 4 बजे के टाइम पे, फिर उसके बाद दिन में हम पूजा करते हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर डेवलपमेंट फोरम IMA नगर के प्रमुख चिकित्सक, राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक, नगर निगम के नगर आयुक्त और मेयर के संयुक्त निर्देशन में आज नगर निगम कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर चर्चा की गई। जिसमें कहा गया कि
नगर को स्वच्छ रखने में नगर निगम फॉगिंग करा रही है और नगर को डेंगू मुक्त रखने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही वहां आए चिकित्सकों ने अपने राय देते हुए कहा कि लोगों के प्लेटलेट्स कम होने का मतलब डेंगू न समझें। प्लेटलेट्स कई प्रकार से कम हो जाती हैं, इसको लेकर न घबराएं। अपने घरों के आसपास पानी एकत्र न होने दें, पूरी बॉडी को ढक कर रखें और घरों के आसपास सफाई रखें। कि हर शहर, हर नगर निगम हो या नगर पालिका हो, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे ही डेंगू का प्रकोप हुआ, हमें सिर्फ बाहर से सुनने को ही मात्र मिला। हमने तुरंत नगर निगम के माध्यम से यहाँ अपने सभी कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को निर्देशित कर वो सभी उपाय किए जा रहे हैं जो डेंगू से बचाव के हो सकते हैं। चाहे वो कहीं जल भराव का हो, घर में पानी में यदि कहीं भरा हुआ पानी है उसका हो, मच्छर काट रहा है, कपड़े पहनने का हो कि आप फुल बाजू के कपड़े पहनिए, हाफ पैंट मत पहनिए, फुल पैंट पहनिए। इस तरह के सभी अपने नागरिक गणों को सचेत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पूरे शहर में एक फॉगिंग का अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ भी हमारे नाले नालियाँ हैं वहाँ पर लार्वा ना आए, इसके लिए सभी जगह दवाई भी छिड़की जा रही है। सबसे पहले IMA की तरफ से हम समाज में काशीपुर को ये संदेश देना चाहते हैं कि डेंगू बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना इसके बारे में भ्रांतियाँ समाज में व्याप्त हैं। हमारा सबसे एक व्यक्तिगत अनुरोध है, IMA की तरफ से अनुरोध है कि इसको इस लेवल पे भ्रांति की जैसे अपने क्योस पैदा ना करें, और अगर प्लेटलेट डाउन भी हो रही हैं तो उसके लिए बहुत परेशान ना हो। हमने यहाँ भी मीटिंग में ये सुझाव दिया है कि शहर में जो भी पानी जहाँ इकट्ठा है, एकत्रित है, उसको तुरंत जो है वहाँ से हटाया जाए, और जो पानी हट नहीं सकता है उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसकी जो परत है ऊपर की सतह को, उसमें मच्छरों को पनपने से रोका जाए। तीसरे ये है कि सुझाव यहाँ पे दिया गया है IMA की तरफ से कि जितने स्कूल हमारे हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं जहाँ पे लोग एकत्र होते हैं, बच्चे आते हैं, वहाँ पे सब लोगों को पूरी बाहों की शर्ट पहननी चाहिए। 2022 के चुनाव करीब आते ही बसपा के हाथों ने भी अब उत्तराखंड में चिंघाड़ना शुरू कर दिया है। आज रुड़की के नेहरू स्टेडियम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद ने बसपा को ही उत्तराखंड में एकमात्र विकल्प बताते हुए पार्टी को जिताने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बसपा ही वह पार्टी है जो हर वर्ग को सम्मान देती है, और क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को सभी लोगों ने आजमा लिया है। दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का कोई हितैषी है तो वह सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, अन्य कोई दल सभी वर्गों को सम्मान नहीं दे सकता। मंगलौर के लहबोली गांव में 11वीं कक्षा का छात्र की गोली मारकर हत्या किए जाने पर गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रुड़की देवबंद मार्ग पर जाम लगा दिया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव के साथ सड़क पर बैठ गए थे और पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर परिजनों को सड़क से उठाया। बता दें कि मंगलौर के लहबोली गाँव में एक 11वीं कक्षा का छात्र 2 दिनों से गायब था। परिजनों ने छात्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगलौर कोतवाली में दर्ज कराई थी। देर शाम छात्र का शव लहबोली गांव के पास से ही गन्ने के खेत में मिला। दरअसल छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। देर रात ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इनसे लगातार वार्ता के बाद जो हम लोगों के द्वारा आश्वासन पहले भी दिया गया था, जितने भी हमारे मुलजिम हैं इनकी हम शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे और जो विधि सम्मत इसमें कार्रवाई है पुलिस इसमें ऑलरेडी कर रही है और जल्दी इसका खुलासा करेंगे। दूसरा, इनकी कुछ मांगें कंपनसेशन को लेकर थी, उस संबंध में शीर्ष अधिकारियों से बात भी हुई है, वार्ता हुई है। उस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो हमारे द्वारा करी जा रही है। हाँ, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।